गुड मॉर्निंग स्नेहा। देखो लास्ट वाली वीडियो में ये 3 पॉइंट नहीं आ पाए थे, बस 2 मिनट देख लो। ये एक है हमारा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। क्या है टॉपिक? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मली तुमने एक्सपायर किया, मतलब नॉर्मली सांस बाहर छोड़ा, उसके बाद लंग्स के अंदर जो तुम्हारी एयर बच गई उसको हम बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। मतलब नॉर्मली सांस बाहर छोड़ने के बाद जो एयर तुम्हारे अंदर बचती है ना, वही फंक्शनल है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इसका उल्टा रेजिडुअल वॉल्यूम में क्या था? फोर्सफुल तुमने एक्सपिरेशन किया था और उसके बाद जो एयर बच गई थी अंदर उसको बोला था रेजिडुअल वॉल्यूम। अब फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में तुम किस किस को ऐड करोगे? यहाँ पे तुमने सिर्फ एक्सपिरेशन किया है ना, एक्सपिरेशन मतलब सांस बाहर छोड़ा है, तो यहाँ बस 2 चीजों को ऐड करोगे, ईआरवी को और आरवी को। ईआरवी क्या था? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और आरवी क्या था? रेजिडुअल वॉल्यूम। नेक्स्ट है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल वर्ड का मतलब क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। वाइटल का मतलब क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो वाइटल कैपेसिटी क्या है? द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन, या फिर वो एक फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कितना ब्रीद आउट कर सकता है। देखो तुमने फोर्स्ड एक्सपिरेशन किया, फोर्स्ड एक्सपिरेशन मतलब जितना तुम बाहर फेंक सकते थे उतना तुमने एयर बाहर फेंक दी, उसके बाद तुम मैक्सिमम कितना अंदर एयर ले सकते हो? मैक्सिमम अंदर एयर लेना मतलब मैक्सिमम इंस्पिरेशन करना। तुम जितना बाहर फेंक सकते थे तुमने बाहर फेंका, मैक्सिमम अब कितना इंस्पायर कर सकते हो उसको बोलेंगे वाइटल कैपेसिटी। या फिर इसका उल्टा सोचो कि तुम मैक्सिमम जितना अंदर सांस ले सकते थे उतना तुमने ले लिया, मतलब मैक्सिमम फोर्सफुल इंस्पिरेशन तुमने कर लिया। अब फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद मैक्सिमम तुम कितना बाहर छोड़ सकते हो, वो भी क्या होगा? वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में तुम किस किस को ऐड करोगे? सबसे पहला क्या था? टाइडल वॉल्यूम। दूसरा क्या था? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और तीसरा क्या था? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो तुम्हारे पहले तीनों थे ना, टाइडल वॉल्यूम, आईआरबी और ईआरबी, उन तीनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगी? वाइटल कैपेसिटी। लास्ट है तुम्हारा टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी में क्या होगा कि तुमने फोर्स्ड इंस्पिरेशन किया। फोर्स्ड इंस्पिरेशन मतलब जितना तुम अंदर खींच सकते थे एयर उतनी खींच ली, उसके बाद कितनी एयर तुम्हारे लंग्स में इकट्ठी होगी उसको क्या बोलेंगे? टोटल लंग कैपेसिटी। मतलब तुम्हारे लंग्स की कैपेसिटी कितनी है इंस्पिरेशन करने की, कितना तुम मैक्सिमम अंदर ले सकते हो, वही है टोटल लंग कैपेसिटी। अब टोटल लंग कैपेसिटी में सबको ऐड कर दो, टीवी, आईआरवी, ईआरवी और रेजिडुअल वॉल्यूम, सबको ऐड करोगे तो क्या मिलेगी? टोटल लंग कैपेसिटी। या फिर क्या करो, फंक्शनल जो तुम्हारी वाइटल कैपेसिटी है, वाइटल कैपेसिटी में ऐड कर दोगे रेजिडुअल वॉल्यूम, क्योंकि वाइटल कैपेसिटी क्या थी तुम्हारी? टीवी, आईआरवी और ईआरवी। तो ये है तुम्हारी टीवी, आईआरवी और ईआरवी, उसमें तुमने ऐड कर दिया रेजिडुअल वॉल्यूम। मतलब ओवरऑल तुमने सब कुछ ऐड कर दिया, टीवी, आईआरवी, ईआरवी और रेजिडुअल वॉल्यूम, तो तुम्हारी बन गई टोटल लंग कैपेसिटी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल ध्यान से समझना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखो एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मतलब जब गैसेस का एक्सचेंज होना है, गैसेस कौन कौन सी हैं? 2 गैसेस हैं, एक O2 और एक CO2। इनका जो एक्सचेंज होना है ना, उसके लिए जो प्राइमरी साइट है, मतलब जो मेन साइट है, वो है एल्वियोलाई। क्या है वो साइट? एल्वियोलाई। मतलब गैसेस का एक्सचेंज कहाँ पे होगा? मेन साइट कौन सी है? एल्वियोलाई। प्राइमरी साइट मतलब पहली साइट। ठीक है, तो पहली साइट जहां पे गैसेस का एक्सचेंज होगा वो साइट कौन सी है? एल्वियोलाई। कौन सी है वो साइट? एल्वियोलाई। एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एल्वियोलाई पे ही गैसेस का एक्सचेंज होता हो। गैसेस का एक्सचेंज होगा और किस किस के बीच में? ब्लड और टिश्यूज के बीच में। किस किस के बीच में होगा? ब्लड और तुमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के 2 पार्ट पढ़े थे, याद है किसी को? एक तो एक्सचेंज पार्ट था और एक कंडक्टिंग या रेस्पिरेटरी पार्ट। 2 पार्ट थे ना, तो कंडक्टिंग पार्ट का काम क्या था? बाहर से एयर को एल्वियोलाई की सरफेस तक लेके आना, है ना। जैसे ये तुम्हारी एल्वियोलाई है, यहाँ तक बाहर से कौन आई होगी? ऑक्सीजन या CO2? ऑक्सीजन। बाहर से यहाँ कौन आई? ऑक्सीजन। यहाँ पे मान लो ये तुम्हारा पैर है, ठीक है।
अब पैर में क्या प्रेजेंट है? सेल। सेल से मिलके क्या बनेगा? टिश्यू। और टिश्यू जब काम करेंगे, जब वो ग्लूकोज को तोड़ेंगे, फैट को तोड़ेंगे, तो वहां पे कौन सी गैस निकलेगी? CO2। कौन सी गैस निकलेगी? CO2। अब ये तुम्हारी जो लेग है, यहाँ से CO2 को उठा के लेके जाएगा ब्लड। कौन उठा के लेके जाएगा? ब्लड। और ब्लड इसको लेके आएगा किसके पास? एल्वियोलाई के पास। किसके पास लेके आएगा? एल्वियोलाई के पास। तो ब्लड यहाँ पे लेके आया है CO2। तो अब यहाँ पे होगा गैसेस का एक्सचेंज। तो ये पहली साइट है जहां पे होगा गैसेस का एक्सचेंज। तो प्राइमरी साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज कौन है? एल्वियोलाई। अब ब्लड जो है CO2 दे देगा एल्वियोलाई को और O2 खुद ले लेगा। अब ब्लड के पास क्या आ गई? O2। ब्लड के पास क्या आ गई? O2। इस O2 को ब्लड वापस कहां पे लेके जाएगा? टिश्यूज के पास। कहां पे लेके जाएगा? टिश्यूज के पास। तो क्या यहाँ भी गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो रहा? किस किस के बीच में हो रहा है? यहाँ है ब्लड और यहाँ है टिश्यूज। यहाँ पे कौन है? टिश्यूज। तो ब्लड टिश्यूज को क्या देगा? ऑक्सीजन। क्या देगा? ऑक्सीजन। और उनसे लेगा क्या? CO2। तो जो तुम्हारा प्राइमरी एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, प्राइमरी मतलब पहला, जो पहला एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, वो हो रहा है एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में। किस किस के बीच में? एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में। एल्वियोलाई ने ब्लड को दिया ऑक्सीजन और ब्लड ने एल्वियोलाई को दिया CO2। अब ब्लड गया टिश्यूज के पास, तो टिश्यूज के पास जाके ब्लड टिश्यूज को देगा, क्या देगा? क्या लेके आया है? ऑक्सीजन। ब्लड टिश्यूज को देगा ऑक्सीजन और टिश्यूज से उठाएगा CO2। अब टिश्यूज क्या करेंगे ऑक्सीजन का? हमने रेस्पिरेशन में बिल्कुल शुरू वाली लाइन में पढ़ा था कि टिश्यूज को ग्लूकोज तोड़ने के लिए, फैट तोड़ने के लिए, इन सबको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, है ना। और जब उनको तोड़ देंगे तो रिलीज कौन सी गैस होगी? CO2। कौन सी गैस रिलीज होगी? CO2। अब जो भी हम इनटेक कर रहे हैं ग्लूकोज वगैरह का, उसको तोड़ने के लिए टिश्यूज को क्या चाहिए? O2। और वो O2 टिश्यूज तक कौन लेके आएगा? ब्लड। कौन लेके आएगा? ब्लड। ठीक है। तो दो जगह पे हो रहा है तुम्हारा गैसेस का एक्सचेंज, पहला एल्वियोलाई पे और दूसरा ब्लड और टिश्यूज के बीच में। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ ये जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है ना, ये हो रहा है सिंपल डिफ्यूजन से। कैसे हो रहा है? सिंपल डिफ्यूजन से। अब डिफ्यूजन तुम्हारा बेस्ड होता है प्रेशर ग्रेडियंट पे। डिफ्यूजन किस पे बेस्ड होगा? प्रेशर ग्रेडियंट पे। मैंने तुम्हें शुरू में एक बात बताई थी कि गैसेस ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और ये जो प्रेशर का डिफरेंस है ना, एक जगह हाई एक जगह लो, इसी को बोलते हैं ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। अगर ये वाटर का होता तो वाटर ग्रेडियंट बोलते, यहाँ प्रेशर का है तो प्रेशर ग्रेडियंट बोल दिया हमने। तो जो एल्वियोलाई पे एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, टिश्यूज और ब्लड के बीच में एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, ये होता है डिफ्यूजन की वजह से। किसकी वजह से? डिफ्यूजन की वजह से। और डिफ्यूजन भी है सिंपल डिफ्यूजन। कौन सा डिफ्यूजन? सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होगा? गैसेस विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है। तो ये जो होगा प्रेशर ग्रेडियंट के बेसिस पे या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे होगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जैसे तुम केमिस्ट्री में पढ़ते हो, 1 मोल 2 मोल, जैसे यहाँ किसी के 5 मोल है, यहाँ 2 मोल है, तो कंसंट्रेशन ज्यादा कहाँ है? जहाँ 5 मोल है, तो वो क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ प्रेशर की बात हो रही है तो प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है। solubility of the gases as well as the thickness of the membranes involved in diffusion are also some important factors that can affect the rate of diffusion। अब rate of diffusion का मतलब क्या है? rate का मतलब होता है कि पर यूनिट टाइम वो चीज कितनी हो रही है। जैसे 1 मिनट में तुम कोई भी चीज को कितना खा रहे हो, फिर अगली मिनट कितना खाए, तो पर यूनिट टाइम हम देखते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? रेट। किसी का भी अगर तुमसे रेट पूछ लिया ना, तो उसको टाइम से डिवाइड कर दो, वही क्या हो जाएगा? रेट। ठीक है। रेट निकालने के लिए हमेशा टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हमें डिफ्यूजन का रेट देखना है कि डिफ्यूजन स्लो स्लो हो रहा है या फास्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वो 2-3 चीजों पे डिपेंड करता है। तो पहला क्या है हमारा? सोल्यूबिलिटी ऑफ द गैसेस। पहला क्या है गैसेस की? सोल्यूबिलिटी। दूसरा है मेम्ब्रेन की थिकनेस। अब डिफ्यूजन में जो भी मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होगी, जैसे एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन, तो उसकी थिकनेस हम देखेंगे। क्या देखेंगे? थिकनेस। अब कहीं भी गैस को अगर डिफ्यूज होना है तो मेम्ब्रेन की थिकनेस ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए?
कम। कोई चीज पतली होगी तभी तो गैस उसको क्रॉस करेगी ना, समझ रहे हो। तो जो दो चीजें तुमने देखी यहाँ पे कि जो डिफ्यूजन हो रहा है तुम्हारा, डिफ्यूजन से ही गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। तो जो डिफ्यूजन है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। डिफ्यूजन का रेट कितनी चीजों पे डिपेंड कर रहा है? डिफ्यूजन का रेट कितनी चीजों पे डिपेंड कर रहा है? दो। कितनी चीजों पे डिपेंड कर रहा है? दो। पहला है गैसेस की सॉल्युबिलिटी, पहला क्या है? गैसेस की सॉल्युबिलिटी। और दूसरा है जो भी मेम्ब्रेन डिफ्यूजन में इन्वॉल्व है उस मेम्ब्रेन की थिकनेस। तो मेम्ब्रेन की थिकनेस और गैसेस की सॉल्युबिलिटी ये डिसाइड करेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो तुम अपने नोट्स में कैसे लिखोगे? रेट ऑफ डिफ्यूजन किस किस चीज पे डिपेंड करेगा? पहला सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, दूसरा थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखो हमें देखना है कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है। तो प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। देखो जैसे मिक्सचर ऑफ गैसेस है, मान लो दो गैसेस है तुम्हारे पास, ठीक है, एक है O2 और एक है CO2। तो अब टोटल कितनी गैस है? दो। ठीक है, अब इन दोनों गैसेस ने मान लो 600 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट करके रखा है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी तुम्हारे पास वेसल है उसके अंदर टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 600। कितना है प्रेशर? 600। लेकिन उसमें से ऑक्सीजन का अकेले का जो प्रेशर है ना वो 300 है। ऑक्सीजन का अकेले का प्रेशर है 300। तो टोटल में से अकेला ऑक्सीजन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है वो होगा उसका पार्शियल प्रेशर। क्या होगा उसका? पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है कि टोटल जितना प्रेशर है मिक्सचर ऑफ गैसेस में उसमें से एक अकेली गैस कितना कंट्रीब्यूट कर रही है वो होगा उसका पार्शियल प्रेशर। तो अगर हम बोल रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 तो हम लिखेंगे PO2। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 मतलब PO2। और इसी तरीके से पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 मतलब PCO2। ठीक है, तो ऑक्सीजन के लिए PO2 और CO2 के लिए PCO2। पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेस इन द एटमॉस्फेरिक एयर एंड द टू साइड्स ऑफ डिफ्यूजन आर गिवन। अब तुम्हें पता चल गया कि हमारी बॉडी के अंदर डिफ्यूजन दो जगह हो रहा है। पहला कहाँ पे हो रहा था? प्राइमरी एल्वियोलाई की सरफेस पे, है ना, एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में। दूसरा डिफ्यूजन हो रहा था ब्लड और टिश्यूज के बीच में, दो जगह हो रहा है ना। तो एक तो हमें उन दोनों जगह प्रेशर देखना है, पार्शियल प्रेशर O2 का भी और CO2 का भी। और दूसरा हमें देखना है अब हमारी बॉडी में जो एयर आ रही है वो कहाँ से आ रही है? एटमॉस्फेयर से। तो दूसरा हमें देखना है एटमॉस्फेयर में कितना पार्शियल प्रेशर होगा, O2 का भी और CO2 का भी। तो पार्शियल प्रेशर हम तीन जगह देख रहे हैं, पहला एटमॉस्फेयर में, दूसरा एल्वियोलाई की सरफेस पे, और तीसरा जहां ब्लड और टिश्यूज के बीच में हो रहा है वहां पे। ठीक है, अब जैसे अगर हमें एयर अंदर लेनी है, ऑक्सीजन अंदर लेनी है, तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बाहर ज्यादा होना चाहिए या अंदर? बाहर ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि गैसेस ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, तो अब इस टेबल में देखना तुम, देखो रेस्पिरेटरी गैसेस, दो रेस्पिरेटरी गैसेस है O2 और CO2। अब पहले हम एटमॉस्फेरिक एयर में O2 का देखेंगे। एटमॉस्फेरिक एयर में O2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो है 159 mmHg। कितना है? 159 mmHg। किसका? O2 का पार्शियल प्रेशर। अभी याद करते चलो, सुनूंगी, ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद किए बगैर अगला टॉपिक समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो O2 का पार्शियल प्रेशर इन एटमॉस्फेरिक एयर कितना है? 159 mmHg। बस ध्यान रखना सारे mmHg में, ठीक है। अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड याद करो। O2 का कितना है? 159। कहाँ पे है 159? एटमॉस्फेरिक एयर में। एल्वियोलाई के अंदर O2 का है 104। कितना है? 104। तो अब O2 का पार्शियल प्रेशर तुम्हें कहाँ ज्यादा दिख रहा है, एटमॉस्फेयर में या एल्वियोलाई में? एटमॉस्फेयर में। तो हाई प्रेशर पे, हाई प्रेशर से O2 आ जाएगी लो प्रेशर की तरफ, तो O2 आ जाएगी एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाई के पास आ जाएगी ना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ब्लड में देखना है, ब्लड भी हम कौन सा ले रहे हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जो ब्लड शुरुआत में एल्वियोलाई के पास आया था प्राइमरी एक्सचेंज के टाइम, उस ब्लड के पास O2 थी या CO2 थी? CO2 थी। O2 तो नहीं थी ना उस ब्लड के पास, तो उस ब्लड को हम बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि उसके पास O2 नहीं है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था ना एल्वियोलाई के पास, उसका पार्शियल प्रेशर, उसके अंदर O2 का पार्शियल प्रेशर। अब तुम एक बात समझ रहे हो, हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास ना एक्चुअल में मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट है। ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैसेस का मतलब क्या है
कि यहाँ पे ब्लड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे O2 भी और CO2 भी, लेकिन O2 का पार्शियल प्रेशर कितना है यहाँ पे 40। पार्शियल प्रेशर मतलब टोटल मिक्सचर में गैस खुद का कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, वो क्या होगा पार्शियल प्रेशर। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में O2 का पार्शियल प्रेशर कितना है 40। तो अब एल्वियोलाई में 104 है और ब्लड में 40 है, तो क्या एल्वियोलाई से ऑक्सीजन इस ब्लड में नहीं चली जाएगी? चली जाएगी ना। तो ऑक्सीजन कहाँ चली गई? एल्वियोलाई से ब्लड में। यह समझ क्यों गई? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा और यहाँ पे प्रेशर कम है। कितना कितना किया तुमने? 159 एटमॉस्फेरिक एयर में, 104 एल्वियोलाई में और 40 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब ये ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड था, ठीक है। अब इस ब्लड ने ऑक्सीजन ले ली तो ये कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड अगर ये हो गया तो अब इसमें O2 का पार्शियल प्रेशर है 95। अब इसमें कितना है पार्शियल प्रेशर? 95। लास्ट में ये जो ब्लड है, ये जो ब्लड है लास्ट में, ये कहाँ पे लेके जाएगा ऑक्सीजन? टिश्यूज के पास। अब ये टिश्यूज के पास अगर ऑक्सीजन लेके जाएगा तो प्रेशर ज्यादा कहाँ होना चाहिए? यहाँ या यहाँ? ब्लड में होना चाहिए, है ना। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रेशर कितना है? 95 और टिश्यूज में कितना होगा? 40। तो शुरू से बोलो, एटमॉस्फेरिक एयर में कितना? किसका देख रहे हो? O2 का या CO2 का? O2 का। उसके बाद एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में 104। उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, कौन से ब्लड में? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होगा? 40। उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया तो उसमें 95 और लास्ट में टिश्यूज में 40। आइए बात समझ, गैस इज ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब O2 का तो देख लिया, CO2 का इससे उल्टा होगा ना। CO2 का इधर से इधर जाना है या टिश्यूज से बाहर जाना है? टिश्यूज से बाहर जाना है। तो टिश्यूज के अंदर CO2 का पार्शियल, इधर से पढ़ना है इसको, टिश्यूज के अंदर CO2 का पार्शियल प्रेशर 45। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में इससे कम होगा ना, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होगा? 40। लेकिन इस ब्लड ने अब CO2 ले ली इससे, तो इसके अंदर अब CO2 का बढ़ गया होगा, तो बढ़ के कितना हो गया? 45। तो 45 40 45। अगेन अब ये ब्लड हो गया डीऑक्सीजनेटेड, मतलब अब इसके पास CO2 है, तो ये CO2 ये देगा एल्वियोलाई को। तो अब एल्वियोलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर कम है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज्यादा है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का है 45 और एल्वियोलाई का है 40। लास्ट में एटमॉस्फेरिक एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 सबसे कम होता है और ये होगा 0.3। कितना होगा? 0.3। तो पीछे से चलो, टिश्यूज में CO2 का पार्शियल प्रेशर 45। देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45, एल्वियोलाई में 40, एटमॉस्फेरिक एयर में 0.3। आया समझ? तो ऑक्सीजन जाएगी एटमॉस्फेरिक एयर से टिश्यूज के पास और CO2 जाएगी टिश्यूज से एटमॉस्फेरिक एयर में। क्यों जा रही है समझ आया? ये डाटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहां देखो इस डायग्राम में, जैसे ये हमारी एल्वियोलाई दिखाई हुई है, ठीक है। अब एल्वियोलाई में क्या है कि अगर हम काफी सारी बोल रहे हैं ना, तो वो तो एल्वियोलाई होंगी, लेकिन अगर एक की बात कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे एल्वियोलस। क्या बोलेंगे? एल्वियोलस। तो हम एक एल्वियोलस देख रहे हैं, उसके अंदर क्या होगा? जैसे एल्वियोलाई के अंदर O2 का पार्शियल प्रेशर बताओ कितना था? 104। तो यहाँ पे O2 का पार्शियल प्रेशर कितना है? 104। और बाहर O2 का पार्शियल प्रेशर कितना था? 159। तो O2 बाहर से अंदर, मतलब इंस्पायर्ड एयर, इंस्पायर्ड एयर में क्या आई? O2 आई बाहर से अंदर, ठीक है। अब ये O2 प्रेजेंट है एल्वियोलाई के अंदर। उसके बाद यहाँ पे ये जो ब्लड है तुम्हारा, ये ब्लड, इस ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो कितना था? डीऑक्सीजनेटेड में, जिसमें ऑक्सीजन पहले से प्रेजेंट नहीं है, उसमें O2 का कितना था? 40। अब इसमें है 40 और इसमें है 104। तो ऑक्सीजन कहां से कहां जाएगी? एल्वियोलाई से ब्लड में। कहां जाएगी? एल्वियोलाई से ब्लड में। अब इस ब्लड के पास ऑक्सीजन आ गई तो ये ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड। कैसा हो गया ये ब्लड? ऑक्सीजनेटेड। अब इस ब्लड को हार्ट तक लेके जाएगी पल्मोनरी वेन। इस ब्लड को हार्ट तक कौन लेके जाएगी? पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो
तो पल्मोनरी वेन इस ब्लड को हार्ट तक लेके गई। हार्ट का काम क्या होता है? ब्लड को पंप करना। तो हार्ट ने इस ब्लड को पंप किया। अब हार्ट से इस ब्लड को आगे ले जाने का काम है सिस्टमिक आर्टरी का। किसका काम है? तो सिस्टमिक आर्टरी कैसा ब्लड लेके जा रही है? ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि ऑक्सीजन उसने उठा लिया एल्वियोलाई से। तो सिस्टमिक आर्टरी लेके जा रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ठीक है, इसके अंदर ये जो तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में O2 का पार्शियल प्रेशर कितना था? 95। तो यहाँ पे O2 का पार्शियल प्रेशर है 95 और ये तुम्हारे टिश्यूज हैं, ठीक है। तो टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना था? 40। अब यहाँ पे 95 और टिश्यूज में 40, तो ऑक्सीजन चली जाएगी ब्लड से टिश्यूज के पास, और टिश्यूज में प्रेजेंट है CO2। तो ये जो ब्लड है ये O2 को यहाँ छोड़ देगा और टिश्यू को खुद उठा लेगा। अब इस ब्लड ने O2 छोड़ दी और CO2 उठा ली, तो इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अब ये ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड। इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगा सिस्टमिक वेन। कौन लेके जाएगा? सिस्टमिक वेन। कौन लेके जाएगा? सिस्टमिक वेन। सिस्टमिक वेन इस ब्लड को लेके जाएगा हार्ट तक। किस तक लेके जाएगा? हार्ट तक। हार्ट फिर से ब्लड को क्या करेगा? पंप करेगा। हार्ट ने ब्लड को पंप किया और यहाँ से अब हार्ट से ब्लड उठाया जाएगा। हार्ट से ब्लड को आगे लेके जाएगी पल्मोनरी आर्टरी। कौन लेके जाएगी? एक बात ध्यान रखना कि हमेशा आर्टरी कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बस दो एक्सेप्शन है। वो दो एक्सेप्शन क्या है कि जो एल्वियोलाई से लेके आने का काम है ना, वो है पल्मोनरी वेन का। वेन का काम तो डीऑक्सीजनेटेड लाने का होता है, लेकिन यहाँ पे वेन कैसा लेके आ रही है? ऑक्सीजनेटेड। अब आर्टरी का काम तो ऑक्सीजनेटेड लेके जाने का होता है, लेकिन यहाँ पे आर्टरी लेके जा रही है डीऑक्सीजनेटेड। कौन सी आर्टरी? पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या होगा? यहाँ प्रेशर ज्यादा और यहाँ प्रेशर कम। किसका? CO2 का। तो CO2 चली जाएगी पल्मोनरी आर्टरी से एल्वियोलस में, और फिर एल्वियोलस से भी कम प्रेशर एटमॉस्फेरिक एयर का, तो एल्वियोलाई से CO2 चली जाएगी एटमॉस्फेरिक एयर में। तो एक बार नाम बताओ मेरे को। सबसे पहले एल्वियोलस से जो ऑक्सीजन गई वो गई पल्मोनरी वेन के पास। पल्मोनरी वेन उसको लेके गई हार्ट तक। हार्ट ने ब्लड पंप किया, फिर हार्ट से उसको उठा के लेगी कौन? सिस्टमिक आर्टरी। सिस्टमिक आर्टरी उस ऑक्सीजन को छोड़ के आई टिश्यूज के पास, वहां से उसने उठा लिया CO2 को। तो अब इसको सिस्टमिक आर्टरी नहीं बोलेंगे, अब अगली क्या आगे? सिस्टमिक वेन। सिस्टमिक वेन इसको लेके जाएगी हार्ट तक। हार्ट फिर से पंप करेगा और अब यहाँ से हार्ट से कौन उठा के लेके जाएगी? पल्मोनरी आर्टरी। कौन लेके जाएगी? पल्मोनरी आर्टरी एल्वियोलाई तक, ठीक है। फिर CO2 एटमॉस्फेयर में बाहर। ये पूरा एक्सचेंज समझ आया तुम्हें? एक्सचेंज दो जगह हो रहा है, पहला एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में, दूसरा ब्लड और टिश्यूज के बीच में। दो जगह एक्सचेंज, ठीक है। ब्रेक ले लो 2 मिनट का। देखो, the data given in the table clearly indicates the concentration gradient from oxygen from alveoli to blood and blood to tissues. इसमें हमने क्या देखा? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या प्रेशर ग्रेडियंट देखा। ऑक्सीजन का कहां से कहां था? एटमॉस्फेरिक एयर से एल्वियोलाई तक, और एल्वियोलाई से फिर ब्लड तक, और ब्लड से फिर टिश्यूज तक। ये था ना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किसका? O2 का, ठीक है। सिमिलरली ए ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर CO2, लेकिन CO2 का जो ग्रेडियंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। CO2 का ग्रेडियंट कैसे है? टिश्यूज से ब्लड, ब्लड से एल्वियोलाई और एल्वियोलाई से एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में O2 का ग्रेडियंट है, CO2 का ग्रेडियंट उससे अपोजिट है, ठीक है। अब देखो, as the solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than that of O2, the amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane, पर पहले इतना देखो कि जो solubility होती है ना CO2 की, वो 20 to 25 टाइम्स ज्यादा है O2 से, ठीक है। तो solubility O2 की ज्यादा है या CO2 की? CO2। solubility किसकी ज्यादा है? CO2 की। और कितनी ज्यादा है? 20 to 25 टाइम्स।
क्या है 20 to 25 टाइम्स। अगर कहीं भी तुम्हें O2 की सॉल्युबिलिटी दे देना और CO2 की निकालने को बोले तो टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 20 to 25, ठीक है, 20 से कर देना है 25। उसके बाद the amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher as compared to that of O2। अब solubility CO2 की ज्यादा है तो डिफ्यूजन ज्यादा CO2 का होगा या O2 का? CO2 का होगा। डिफ्यूजन ज्यादा किसका होगा? CO2 का। किसके थ्रू? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के थ्रू। किसके थ्रू? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कौन होगी? जैसे एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन, ठीक है। अब उसमें भी क्या बोल रहा है? पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर में पर यूनिट डिफरेंस, ठीक है। पार्शियल प्रेशर में क्या देख रहे हैं? पर यूनिट डिफरेंस की एक यूनिट के हिसाब से डिफरेंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो डिफ्यूजन है वो ज्यादा O2 का है या CO2 का? किसका ज्यादा है? CO2 का। क्यों ज्यादा है? क्योंकि CO2 की सॉल्युबिलिटी O2 से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 20 to 25 टाइम्स। तो यही बात बोली गई है कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के थ्रू पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर अगर हम कंसीडर करके चले तो डिफ्यूजन ज्यादा किसका होगा? CO2 का। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, अब हमने देखा था दो फैक्टर है, पहला फैक्टर था सॉल्युबिलिटी और दूसरा फैक्टर था मेम्ब्रेन की थिकनेस। तो अब आगे है कि द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स। जो ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है ना, ये 3 लेयर्स से बनी हुई है। कितनी लेयर से बनी हुई है? 3 लेयर्स से बनी हुई है। नेमली द थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। पहली जो लेयर है वो है स्क्वैमस एपिथेलियम। पहली लेयर क्या है? स्क्वैमस एपिथेलियम। अब ये जो स्क्वैमस एपिथेलियम है ना, ये थिन है। कैसी है? थिन। और ये है मेम्ब्रेन एल्वियोलाई की। किसकी मेम्ब्रेन है ये? एल्वियोलाई की। दूसरी है हमारे पास बेसमेंट सब्सटेंस। दूसरी क्या है? बेसमेंट सब्सटेंस। बेसमेंट सब्सटेंस बोलो या बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलो, ठीक है। अब बेसमेंट सब्सटेंस जो है कंपोज्ड ऑफ अ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग द स्क्वैमस एपिथेलियम and the basement membrane surrounding the single layer endothelium। पहले एंडोथेलियम के बारे में देखो। पहली लेयर कौन सी देखी? स्क्वैमस एपिथेलियम। दूसरी बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब तीसरी जो है ना तुम्हारी सबसे अंदर वाली वो है एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज। तीसरी क्या है? एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज। तो पहली थी तुम्हारे पास स्क्वैमस एपिथेलियम जो कि एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन है और वो थिन होती है। दूसरी बीच वाली है तुम्हारी बेसमेंट मेम्ब्रेन या सब्सटेंस बोलो, ठीक है। और लास्ट है एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज बोले एल्वियोलर कैपिलरीज, ठीक है। तीसरी कौन सी है? नहीं आई होगी आवाज। ओके, देखो 3 मेम्ब्रेन देखी है हमने। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो है वो टोटल 3 लेयर से बना हुआ है। मेम्ब्रेन नहीं लेयर, 3 लेयर से बना हुआ है। पहला जो है वो तुम्हारा स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन है और वो थिन होती है, ठीक है। बीच में जो प्रेजेंट होगा वो होगा बेसमेंट सब्सटेंस और सबसे अंदर की साइड होगी एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर लेयर्स कैपिलरीज, सॉरी एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज। अब बोला गया है कि जो बेसमेंट सब्सटेंस है कंपोज्ड ऑफ अ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट सब्सटेंस जो हमने बोला है ना जो बीच में है वो बना होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन से। किससे बना होगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन से। और ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना ये सपोर्ट करती है जो हमने पहली वाली लेयर पढ़ी थी स्क्वैमस एपिथेलियम उसको, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन किसको सपोर्ट कर रहा है? स्क्वैमस एपिथेलियम को। और नीचे की साइड क्या है? द बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सिंगल लेयर एंडोथेलियल सेल ऑफ कैपिलरीज। जो ये हमने एंडोथेलियल सेल देखे थे इनको सराउंड करके रखा है, घेर के रखा है किसने? बेसमेंट मेम्ब्रेन ने। तो बिल्कुल ध्यान से समझना, जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है हमारी वो 3 लेयर से बनी हुई है। पहली लेयर है हमारी स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, वो थिन लेयर है, ठीक है। दूसरी बीच में हमारा है बेसमेंट सब्सटेंस और सबसे अंदर की साइड है एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज। अब ये जो बेसमेंट सब्सटेंस है ये बना है बेसमेंट मेम्ब्रेन से। किससे बना है? बेसमेंट मेम्ब्रेन से। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन ने ऊपर की साइड सपोर्ट प्रोवाइड करवा रखा है स्क्वैमस एपिथेलियम को और नीचे की साइड इसने सराउंड करके रखा है जो एंडोथेलियल लेयर है उसको, ठीक है। उसके बाद है इन बिटवीन देम
क्या है, ऊपर है तुम्हारी स्क्वेमस एपिथेलियम और नीचे है तुम्हारा एंडोथेलियल लेयर। इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है बेसमेंट सब्सटेंस। क्या प्रेजेंट है, बेसमेंट सब्सटेंस। However, its total thickness is much less than a millimeter। इतनी बार क्वेश्चन आता है हर पेपर में कि ये जो पूरी तुम्हारी बेसमेंट में पूरी ये जो तुम्हारी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनी है, इसकी थिकनेस 1 मिलीमीटर से भी कम होती है। तो ऑप्शन देता है 1 मिलीमीटर से ज्यादा है, 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर से कम है, या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये जो पूरी तुमने मेम्ब्रेन पढ़ी है जिसमें 3 लेयर है, इस पूरी की थिकनेस 1 मिलीमीटर से भी कम है। अब थिकनेस 1 मिलीमीटर मतलब 10⁻³ मीटर है ना, तो थिकनेस ज्यादा है या कम है, कम, थिकनेस कम है, तो डिफ्यूजन यहाँ से इजीली हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद therefore all the factors in our body are favorable for diffusion of O2 from alveoli to tissues and that of CO2 from tissues to alveoli। तो हमारी बॉडी में जो सारे फैक्टर्स है ना, सारे फैक्टर्स मतलब जैसे सॉल्युबिलिटी हो गया या मेम्ब्रेन की थिकनेस हो गया, ये सारे फैक्टर्स इस चीज के फेवर में है कि O2 जो है वो बाहर से आएगी एल्वियोलाई के पास, एल्वियोलाई से ब्लड के पास, ब्लड से टिश्यूज के पास, और CO2 जाएगी टिश्यूज से ब्लड, ब्लड से एल्वियोलाई और एल्वियोलाई से बाहर। ठीक है, सारे फैक्टर्स इस बात के फेवर में है। अब ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेबलिंग देख लेना इसके। देखो एयर जो है कहाँ पे आएगी, एल्वियोलर कैविटी में। एल्वियोलर कैविटी मतलब एल्वियोलाई की कैविटी, यहाँ पे एयर आएगी और यहीं से एयर बाहर जाएगी। अब ये जो एल्वियोलाई है ना, इस एल्वियोलाई की ये जो तुम्हें मेम्ब्रेन दिख रही है, इस यही मेम्ब्रेन है स्क्वेमस एपिथेलियम। इस मेम्ब्रेन का नाम क्या है, स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट है, एल्वियोलाई की वॉल पे प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, एल्वियोलाई की वॉल पे। अब ये जो पूरी लेयर है ना, ये पूरी लेयर एक एक सेल से बनी हुई है, तो इसको हम बोलते हैं वन सेल्ड थिक। क्या बोलेंगे, वन सेल्ड थिक, क्योंकि पूरी लेयर ऐसे एक एक सेल से बनी हुई है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसके आगे और सेल लगा देते तो नहीं बोलते ना वन सेल्ड थिक। अभी ये लेयर क्या है, वन सेल्ड थिक है। ठीक है, तो पहली लेयर कौन सी है, स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलर वॉल, और ये है वन सेल्ड थिक। उसके और ये क्या है, एल्वियोलर कैविटी। अब जो बीच में प्रेजेंट था, बीच वाले को क्या बोल रहे थे, बेसमेंट सब्सटेंस। क्या बोल रहे थे, बेसमेंट सब्सटेंस। उसके बाद अब कैपिलरी है, ये कैपिलरी किसकी होती है, कैपिलरी मतलब आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज है ना, ब्लड लाने का काम है। तो यहाँ पे कौन है, कैपिलरी। कैपिलरी क्या लेके आई होगी, ब्लड लेके आई होगी, और ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी। ब्लड में क्या प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल। ठीक है, तो ये जो है तुम्हारी ये है कैपिलरी, और इस कैपिलरी की जो ये वाली वॉल है ना अंदर की साइड, इसको बोलते हैं एंडोथीलियम। क्या बोलेंगे, एंडोथीलियम। तो ये एंडोथीलियम किसकी है, ब्लड कैपिलरी की। जैसे तुमने प्लांट के अंदर वस्कुलर सिस्टम में पढ़ा था जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम का काम क्या था, ट्रांसपोर्ट करना। इसी तरीके से हमारी बॉडी में जो भी चीजें हैं उनको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम 3 चीजों का है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो ये जो तुम्हारी दिखाई हुई है ना, एक कैपिलरी दिखाई हुई है, और कैपिलरी की ये जो अंदर की साइड मेम्ब्रेन है ये है एंडोथीलियम। क्या है, एंडोथीलियम। तो ये जो तुम्हारा इतना सेक्शन है, यहीं पे डिफ्यूजन होगा ना गैसेस का। O2 ब्लड के पास जाएगी और CO2 एल्वियोलाई के पास। तो यहाँ पे डिफ्यूजन होना है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। क्या बोल रहे हैं, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में 3 चीजें आ गई तुम्हारे पास। पहली लेयर है स्क्वेमस एपिथेलियम जो कि एल्वियोलाई की वॉल की है, दूसरा है बेसमेंट सब्सटेंस, और तीसरा है एंडोथीलियम। एंडोथीलियम किसकी लेयर है, ब्लड कैपिलरी की। और ये जो पूरा दिखाया हुआ है ये क्या है, ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी में अंदर क्या प्रेजेंट है, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल। A diagram of a section of an alveolus with a pulmonary capillary। ठीक है, ये क्या दिखाई हुई है, तुम्हारी पल्मोनरी कैपिलरी दिखाई हुई है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। देखो, ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर O2 एंड CO2। पूरी बॉडी में CO2 लाना, O2 ले जाना, ये सारा काम कौन कर रहा है, ब्लड। कौन कर रहा है, ब्लड। तो ब्लड जो है वो मीडियम है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2। About 97% of O2 is transported by RBC in the blood। अब ब्लड के अंदर प्रेजेंट होगा RBC। तो
जो लगभग 97% ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का, वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है आरबीसी। वो ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है? आरबीसी। और आरबीसी किसके अंदर प्रेजेंट होता है? ब्लड के अंदर। तो 97% ट्रांसपोर्ट होगा आरबीसी के थ्रू। किसके थ्रू? आरबीसी के थ्रू। 97% ट्रांसपोर्ट किसका? ऑक्सीजन का। उसके बाद रिमेनिंग, अब टोटल 100% होता है, 97% आरबीसी ने कर दिया, तो बच गया कितना? 3%। तो जो 3% O2 है उसको लेके जाया जाएगा प्लाज्मा के थ्रू। किसके थ्रू? प्लाज्मा के थ्रू। और वो भी डिसॉल्व्ड स्टेट में, मतलब उसको घोल के, ठीक है, डिसॉल्व करके। तो 97% O2 का ट्रांसपोर्ट हमारी बॉडी में होगा आरबीसी के थ्रू, और 3% होगा प्लाज्मा के थ्रू, और वो भी डिसॉल्व्ड स्टेट में। कैसे स्टेट में? डिसॉल्व्ड स्टेट में। अब बात करेंगे CO2 की। CO2 का 20 to 25% जो ट्रांसपोर्ट है वो आरबीसी करेगा। कौन करेगा? आरबीसी। जो 70% ट्रांसपोर्ट है वो होगा बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। 70% ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में? बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, ठीक है। और बच गया कितना? 7%। 7% होगा प्लाज्मा के थ्रू, और कौन सी स्टेट में? डिसॉल्व्ड स्टेट में। कौन सी स्टेट में? डिसॉल्व्ड स्टेट में। तो ये ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डाटा। बताओ, ट्रांसपोर्ट हम देख रहे हैं O2 का और CO2 का, ठीक है। अब O2 का ट्रांसपोर्ट बस दो फेजेस में देखना हमें, एक 97% ट्रांसपोर्ट और एक 3% ट्रांसपोर्ट। O2 का 97% ट्रांसपोर्ट हो रहा है बाय आरबीसी। और आरबीसी किस में प्रेजेंट होती है? ब्लड में। 3% जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो हो रहा है प्लाज्मा के थ्रू। किसके थ्रू? प्लाज्मा के थ्रू इन डिसॉल्व्ड स्टेट। उसके बाद देखो CO2 का। CO2 का ट्रांसपोर्ट 3 फेजेस में पढ़ोगे। पहला देखो 20 to 25% ट्रांसपोर्ट। 20 to 25% ट्रांसपोर्ट होगा आरबीसी के थ्रू। किसके थ्रू? आरबीसी के थ्रू। जो मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट होता है ना CO2 का, वो होता है बाइकार्बोनेट के थ्रू। किसके थ्रू? बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। क्या होता है बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला? HCO3 1 नेगेटिव, ठीक है। क्या होता है पढ़ेंगे अभी इसी चैप्टर में आगे। बाइकार्बोनेट क्या होता है? HCO3 1 नेगेटिव। H2CO3 क्या होता है? हाँ, H2CO3 क्या होगा? कार्बोनिक एसिड। HCO3 1 नेगेटिव बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो जो बाइकार्बोनेट के थ्रू ट्रांसपोर्ट है वो कितना होगा? 70%। और लास्ट बच गया कितना? 7% बच गया ना। 7% होगा किसके थ्रू? प्लाज्मा के थ्रू इन डिसॉल्व्ड स्टेट। आरबीसी का ट्रांसपोर्ट 97, सॉरी O2 का ट्रांसपोर्ट 97% किसके थ्रू? आरबीसी के थ्रू। 3% प्लाज्मा के थ्रू। CO2 का 20 to 25% थ्रू आरबीसी, 70% थ्रू बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, और 7% प्लाज्मा के फॉर्म में इन प्लाज्मा के थ्रू इन डिसॉल्व्ड स्टेट, ठीक है। तो O2 का मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट कौन करा रहा है? आरबीसी। CO2 का मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट कौन करा रहा है? बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, ठीक है। अब बस O2 का ट्रांसपोर्ट पढ़ लो आज, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, अब हमें देखना है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में देखो, हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। हीमोग्लोबिन जो होता है ना वो एक पिगमेंट होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक पिगमेंट। जैसे तुमने प्लांट के अंदर देखा था, एक पिगमेंट प्रेजेंट है जिसकी वजह से लीव्स ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं। कौन सा पिगमेंट था प्लांट में? क्लोरोफिल। अब जो ब्लड में आरबीसी, आरबीसी का कलर कैसा होता है? रेड। उसका कलर रेड क्यों है? क्योंकि उसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट है। उस पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन। पिगमेंट का नाम क्या? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होता है रेड कलर का, इसीलिए आरबीसी का कलर भी कैसा है? रेड। तो हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, और उसके अंदर प्रेजेंट होगा आयरन। हीमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट होता है? आयरन प्रेजेंट होता है। अब घर से ना तुम एक चीज सर्च करके आओगे, वो चीज शायद नीट में भी पूछी गई है और हर टेस्ट सीरीज में बहुत ज्यादा पूछी जाती है कि आयरन की तुम्हें 2 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती हैं, Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव। Fe2 पॉजिटिव क्या होता है? फेरस। Fe2 पॉजिटिव क्या होता है?
फेरस। और Fe3 पॉजिटिव क्या होता है? फेरिक। वो क्या होता है? फेरिक। अब तुम घर से सर्च करके आओगे कि जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है उसमें आयरन होता है, हमने देख लिया। तो ये आयरन फेरस है या फेरिक है, ये देख के आओगे, ठीक है। अब पेपर में क्वेश्चन यूं भी आ सकता है कि इसमें फेरस है या फेरिक है, या यूं भी आ सकता है Fe2 पॉजिटिव है या Fe3 पॉजिटिव है। ये कल सर्च करके आओगे सब, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन के अंदर क्या प्रेजेंट है? आयरन प्रेजेंट है। आयरन में भी तुम्हें देखना है फेरस है या फेरिक है, ठीक है। अब ये प्रेजेंट होगा आरबीसी में, इसीलिए आरबीसी का कलर रेड। O2 can bind with hemoglobin in a reversible manner to form oxyhemoglobin। अब ये जो ध्यान से समझ लो, बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके बनाता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन बाइंड कर जाएंगे और बाइंड करके क्या बनाएंगे? ऑक्सीहीमोग्लोबिन। अब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की जो ये बाइंडिंग है ना, ये रिवर्सिबल होती है। दो वर्ड पढ़े होंगे तुमने केमिस्ट्री में, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब जैसे एक काम जो हो गया वो वापस से अगर आ सकता है तो वो रिवर्सिबल। जैसे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन बाइंड कर गए, तो अगर ये ऐसे बाइंड कर गए कि वापस से अलग हो ही नहीं सकते तो बोलेंगे इरिवर्सिबल। लेकिन अगर ऐसे बाइंड किए कि वापस से हट सकते हैं, ऑक्सीजन अलग हो सकता है, हीमोग्लोबिन अलग हो सकता है, तो बोलेंगे रिवर्सिबल बाइंडिंग है। तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैसी है? रिवर्सिबल। कैसी बाइंडिंग?